प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट विषय इकोनॉमिक्स परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, समान लाभ की दशा में कीमत किसके बराबर होती है? तो कीमत जो है वो आपका न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। किसके बराबर? न्यूनतम औसत लागत के बराबर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार मूल्य पाया जाता है, तो बाजार मूल्य जो है वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में असमान लाभ के कारण क्या होता है? तो लाभ को देखकर नए फर्मों का प्रवेश होता है। कहाँ प्रवेश होता है? तो उद्योग में। भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में किन मदों को सम्मिलित की जाती है? तो भुगतान संतुलन में क्या होता है? तो दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित की जाती है। आपका आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। भुगतान शेष के चालू खाता में शामिल की जाती है। किसको शामिल की जाती है? तो वस्तु के आयात माइनस निर्यात, सेवाओं के आयात माइनस निर्यात, चालू अंतरण और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अल्पकालीन ऋण को भुगतान शेष के किस खाता में शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है आपका चालू खाता में। भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत जो है वो आपका 1966-67 में की गई थी। जब कीमत न्यूनतम लागत से कम होगी तो फर्मों को क्या प्राप्ति होगी? तो फर्मों को जो है वो हानि की प्राप्ति होगी, मतलब हानि होगा। एक फर्म शाम की स्थिति में होती है जबकि वह क्या करती है? तो वह है अपने उत्पादन स्तर को बदलने को तैयार ना हो और अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो। दोनों ही स्थिति उसके लिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब सी आंसर। 11 है, संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, जहां क्रेताओं की खरीद या विक्रेताओं की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। मतलब जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, बेचने वाला या फिर खरीदने वाला एक मूल्य में सहमति दोनों की बन जाती है, वही संतुलन कहलाता है। तो ये ए बिंदु संतुलन कहलाएगा और वहीं पर मूल्य का भी निर्धारण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान या व्यापार के रूप में जाना जाता है। अगला है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है? तो पहले व्यापार शेष को हम लोग देखते हैं कि व्यापार शेष एक देश के निर्यात और आयात का अंतर होता है। यह अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। इसके प्रतिकूल होने पर इसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि भुगतान शेष जो है वो क्या है? तो भुगतान शेष में आयात एवं निर्यात के दृश्य और अदृश्य तथा अन्य सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। यह हमेशा संतुलित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान शेष को समायोजित करना पड़ता है। अगला है, उच्चतम निर्धारित कीमत से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं? भुगतान शेष के घटकों का वर्णन कीजिए। तो एक देश का भुगतान शेष देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच एक वर्ष में होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का एक विधिवत लेखा अर्थात रिकॉर्ड होता है। भुगतान शेष के दो घटक है, आपका चालू खाता और पूंजीगत खाता। चालू खाता क्या है? तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है। यहाँ पर को नहीं होगा, ठीक है। भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते के निम्नलिखित घटक है। पहला, वस्तुओं का निर्यात तथा आयात अथवा दृश्य मध्य। फिर है सेवाओं का निर्यात तथा आयात अदृश्य मध्य। फिर आपका एक देश से दूसरे देश को एक पक्षीय अंतरण। दूसरा घटक है पूंजी खाता। तो पूंजीगत खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष संसार के निवासियों के द्वारा
किए गए उन सब लेन देनों से संबंधित है जिसमें किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। पूंजी खाते के सौदों की मुख्य मदे निम्न है। पहला है सरकारी सौदे, इसका यहाँ पर डैश लगा दीजिएगा, यहाँ पर डैश लगेगा, फिर लिखाएगा उन अंतर्राष्ट्रीय सौदों को कहते हैं जिसके कारण किसी देश की सरकार या उसकी एजेंसी की परिसंपत्तियों तथा दायित्व को की स्थिति प्रभावित हो, मतलब उसके दायित्व की स्थिति प्रभावित होती है, जैसे ए देश द्वारा बी देश से ऋण प्राप्त करना। फिर है गैर सरकारी या निजी सौदे, फिर यहाँ पर डैश लग जाएगा बच्चों। निजी सौदे गैर सरकारी सौदे होते हैं, इसमें व्यक्ति, घरेलू क्षेत्र तथा निजी व्यापारी उद्यम के सौदे शामिल होते हैं, जैसे ए देश के किसी व्यक्ति द्वारा बी देश में निवेश करना। सी है प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश के बाद यहाँ डैश लगा के लिखना है, इसका अर्थ है विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना तथा उन पर नियंत्रण रखना, जैसे बी देश की किसी कंपनी द्वारा देश के किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को खरीदना। फिर है पोर्टफोलियो निवेश, यहाँ पर आपका डैश लगेगा पोर्टफोलियो निवेश के बाद। तो विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना किंतु उन पर कोई नियंत्रण ना होना, जैसे बी देश के निवासियों द्वारा ए देश की किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स का खरीदना। 16 है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो फर्म के संतुलन का दो गो शर्त होता है, पहला होता है एम आर बराबर एम सी और दूसरा शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, इस चित्र में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एम आर ये है आपका ए आर और एम आर के रेखा, अर्थात ये एम आर का रेखा है और ये है आपका एम सी का रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला शर्त कहता है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ कटिंग करेगा एम आर को एम सी, वहाँ वहाँ एम आर बराबर एम सी होगा। तो एक यहाँ हो रहा है काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो पहला शर्त यहाँ और यहाँ पूरा हो रहा है। लेकिन दूसरा शर्त क्या है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, जो यहाँ पर हो रहा है। इसलिए आपका संतुलन जो है वो ई बिंदु पर होगा, बाजार में मूल्य ओपी और उत्पादन ओएम होगा। तो संतुलन का शर्त क्या है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए और एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि हम जानते हैं पाई बराबर आर माइनस सी होता है, अर्थात यहाँ पाई जो है वो लाभ है, आर है सो आई है और सी है सो लागत है। जैसे किसी सामान को बनाने में 10 रुपया लगा तो लागत आपका 10 लगा, उसको बेचे 15 रुपया में, तो इसका मतलब है आय हुआ आपका 15, तो आपको लाभ कितना हुआ, पाई कितना हुआ, तो 15 में से 10 को घटा दीजिए तो मतलब 5 आपका लाभ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला उस पर हुआ। इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो डेरिवेटिव क्या होगा, वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पाई जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा डी पाई बट्टा डी एक्स, आर का हो जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स, सी का हो जाएगा डी सी बट्टा डी एक्स। उसके बाद लाभ अधिकतम करने पर ये जो डी पाई बट्टा डी एक्स इसको हम लोग जीरो मान लेंगे, तो आपका बच जाएगा इतना इक्वल टू जीरो, ये बचेगा। अब इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये स्थिति बनेगा। टोटल का डेरिवेटिव जो होता है वो मार्जिनल होता है, तो ये आर का डेरिवेटिव जो एम आर बन जाएगा और ये सी का डेरिवेटिव एम सी बन जाएगा। पहला शर्त पूरा हो गया एम आर बराबर एम सी। दूसरा शर्त को जानने के लिए ये जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाले हैं इसी का हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव कुछ इस तरह लिखाएगा आपका। उसके बाद फिर लाभ अधिकतम करने पर ये जो यहाँ बराबर है यहाँ लेस देन हम लोग जीरो लगा देंगे, तो आपका ये स्थिति फिर बन जाएगा ये स्थिति। इसके बाद उसके उठा के इधर कर देंगे, तो यहाँ माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये स्थिति बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 छोटा है 10 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बड़ा है 5 से, तो बस इसको पलट दिए तो ये चीज़ बन गया। मतलब 5 छोटा है 10 से तो ये स्थिति है और 10 बड़ा है 5 से तो ये स्थिति बन जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, दो गो है तो एक गो को बाहर निकालते, जैसे डी स्क्वायर है तो एक डी बाहर आ गया, यहाँ डी एक्स स्क्वायर है तो एक डी एक्स बाहर आ गया, तो आपका अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डी सी बट्टा डी एक्स। उसी तरह यहाँ पर भी अलग निकालें तो इस तरह बनेगा। अब यहाँ पर जो d बटा डी एक्स है ये स्लोप को बताएगा, स्लोप मतलब उसका ढाल को बताएगा, तो ये स्लोप हो गया आपका।
और ये हो गया टोटल का ड्राफ्टिंग मार्जिनल होता है, तो ये MC हो गया जैसे फर्स्ट में किए थे। इसी तरह ये स्लोप कहलाएगा और ये MR बन जाएगा, तो होगा स्लोप ऑफ MC अधिक होगा स्लोप ऑफ MR का। तो ऐसा कब होगा, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब नीचे से MC की रेखा MR को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जाएगी, तभी MC का ढाल है सो MR के ढाल से अधिक होगा। तो यही चीज यहाँ पर आपका निष्कर्ष में आया है। तो ये प्रूव हो गया कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काट रही है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।